हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये लेक्चर नंबर 6 है। हमारे जो सॉइल मैकेनिक्स जो हम कवर कर रहे थे उसका लेक्चर नंबर 6 है। तो आज हम जो है रिलेशनशिप्स एंड इंटर रिलेशनशिप्स जो हमारे पास टॉपिक वहां पर दिया हुआ है, तो उसमें कुछ भी आ सकता है क्योंकि हमारा जो पहला यूनिट है इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स है जो दी हुई होती है। सॉइल मैकेनिक्स अगर आपने पढ़ा होगा पहले कभी, तो यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। इसने पूरा डिफाइन नहीं किया हुआ है कि रिलेशनशिप्स और इंटर रिलेशनशिप्स मतलब किस चीज़ की किस चीज़ का जिक्र किया है। इसीलिए हम जो भी रिलेशनशिप्स है वो हम इस जो है इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं रिलेटिव डेंसिटी जो है। रिलेटिव डेंसिटी को हम आई डी से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। मतलब कि यूनिट ये जो है वॉइड रेशियो, मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल जिसकी हम जो है रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं। ई मैक्सिमम हो गया मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास जो है रिलेटिव डेंसिटी निकल के आ जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो भी हम परसेंटेज में ही डिफाइन करते हैं। तो अगर आप और एक फार्मूला याद रखेंगे तो अगर आपको ये यूनिट वेट के टर्म्स में दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारे पास वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा उस वक्त जो है यूनिट वेट मिनिमम होगा। ये आपको समझना है। जब वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा तो यूनिट वेट मिनिमम होगा। तो यहाँ पर 1/गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई 1/यूनिट वेट ऑफ सॉइल मिनिमम यूनिट वेट माइनस 1 अपॉन मैक्सिमम यूनिट वेट इंटू 100। मतलब कि इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं अगर आपको अल्टरनेटिव ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ई मैक्स हो गया मैक्सिमम वॉइड रेशियो या फिर वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, मतलब कि लूज स्टेट में वॉइड रेशियो मैक्सिमम कितना हो सकता है। और मिनिमम वॉइड रेशियो हो गया वॉइड रेशियो एट डेंसेस्ट स्टेट, जब हमारी पूरी डेंस सॉइल होगी उस वक्त वॉइड रेशियो क्या होगा। ई हो गया वॉइड रेशियो ऑफ नेचुरल स्टेट, मतलब कि जिस सॉइल की हम बात कर रहे हैं, जो जो इस वक्त सॉइल की जो है वॉइड रेशियो है वो हम लेते हैं यहाँ पर, मतलब इस ई की जगह पर। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स ग्रैंड सॉइल। ये ज्यादा हम किसके लिए, कोर्स ग्रैंड सॉइल्स के लिए निकालते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आईडी, मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी के बेसिस पे हम क्लासिफाई भी सॉइल को करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी अगर 0 से 15 के बीच में होती है तो उसे हम वेरी लूज कैटेगरी में रख देते हैं। 15 से 35 होगी तो लूज कैटेगरी में रखते हैं। 35 से 65 के बीच में होगी वो रिलेटिव डेंसिटी तो मीडियम। 65 से 85 के बीच में डेंस। और 85 से 100 के बीच में तो उसे हम वेरी डेंस कहेंगे। वेरी डेंस, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया है। तो वेरी डेंस मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी जितनी इंक्रीज होगी वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की उतनी डेंस हमारी सॉइल होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि डेंसनेस गामा डी जो हमारे पास यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट होता है उससे भी हम डेंसनेस निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा अगर डेंसनेस का ये देखना है हमें किससे हमें अच्छी तरह जो है डेंसनेस मालूम होती है एक सॉइल की, तो उसके लिए जो है रिलेटिव डेंसिटी सबसे अच्छा मेथड है जिससे हम डेंसनेस ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। ड्राई यूनिट वेट और वॉइड रेशियो से भी अच्छा मेथड है रिलेटिव डेंसिटी, जिससे हम की डेंसनेस ऑफ द सॉइल देख सकते हैं। क्या है हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल्स। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल्स क्या होता है। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल सॉइल होता है कि कितनी आसानी से हम एक सॉइल को जो है डिफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ड्राई सॉइल होगी उसको डिफॉर्म करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। और अगर हमारे पास जो है सॉइल में वाटर कंटेंट भी होगा तो उस सॉइल को हम ज़्यादा इजीली जो है डिफॉर्म कर सकते हैं। तो वही होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल हम जनरली तीन तरह की होती है। एक तो हो गई सॉफ्ट, सॉफ्ट हो गई जो हम इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं। फर्म हो गया जो जिसमें थोड़ा मेहनत लगेगी डिफॉर्म करने के लिए। और स्टिफ और हार्ड हो गया जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क लगेगी हमें डिफॉर्म करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी यही होता है कि सॉइल को कितनी इजीली हम डिफॉर्म कर सकते हैं। तो सॉइल की जो कंसिस्टेंसी है ये डिपेंड करती है किस पे, ये डिपेंड करती है हमारे पास सॉइल में वाटर कंटेंट कितना है। तो एक स्वीडिश एग्रीकल्चरिस्ट है एटरबर्ग,
उसने कुछ लिमिट्स दी है जिसे जिन्हें हम एटरबर्ग्स लिमिट्स कहते हैं, जिससे हम जो है फाइंड आउट करते हैं कि सॉइल की कंसिस्टेंसी कौन सी स्टेट में है। इसने डिवाइड किया है 3 स्टेट्स में, तो वो है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये डेफिनेशन तो यहां पर दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा कि ये टेबल से पूरा, ये जो यहां पर ग्राफ दिया हुआ है, इससे हमें पूरा एक्सप्लेन हो जाता है कि हमारे पास ये एटरबर्ग लिमिट्स कैसे हम निकालते हैं। तो ये एटरबर्ग लिमिट्स जो है, ये मैं आपको एक ग्राफ से दिखाऊंगा कि ग्राफ में हम कैसे इस एटरबर्ग लिमिट्स को दिखा सकते हैं। हमारे पास एक ग्राफ होता है, ये हो गया वॉल्यूम का ग्राफ, और यहां पर हम इस साइड से जो है वाटर कंटेंट लगा देते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल सॉइल का एक ब्लॉक है, सॉइल का एक ब्लॉक है इतना, हम वाटर कंटेंट फॉर एग्जांपल हमने, हमारे पास सॉइल है यहां पर और उसका वॉल्यूम है V। फॉर एग्जांपल इस सॉइल का वॉल्यूम कुछ V है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, इस सॉइल का वॉल्यूम V है। अब हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब कि हम वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये जो वाटर है ये इसके वॉइड्स में चला जाएगा, ये इसके वॉइड्स में चला जाएगा। हम वाटर ऐड कर रहे हैं, वो वॉइड्स में चला जा रहा है, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, वो वॉइड्स में चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहां तक हम आगे हमने जो जितना भी वाटर ऐड किया वो उसने पूरी वॉइड्स फिल कर दी। तो ये जो होता है यहां तक जो स्टेट होती है उसे हम सॉलिड स्टेट कहेंगे। जितना भी हमने वाटर ऐड किया, अभी भी हमारे पास जो सॉइल है वो सॉलिड स्टेट में ही है, उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई है। अब हम अगर अगर इसकी वॉइड पूरी फिल हो गई, अब अगर हम थोड़ा भी वाटर ऐड करेंगे उसकी वजह से हमारे पास वो बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अब हम जितना भी वाटर ऐड करेंगे तो उससे इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यहां तक जो है, जहां तक सॉलिड स्टेट में ही रहता है उसे हम कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। मतलब कि श्रिंकेज लिमिट इसे कहते हैं, जहां तक वाटर ऐड करने पर हमारे पास सॉलिड स्टेट में ही रहता है। अब जब हमने वाटर ऐड किया तो हमारे पास जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, ये आपको पता ही है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होते होते हमारे पास कुछ एक स्टेट चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो अब हमारे पास सॉइल जो है सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगी, उसकी जो है वो सेमी सॉलिड बन जाएगी, मतलब उसकी डेंसनेस जो है इतनी नहीं रहेगी, तो वो आ जाएगी सेमी सॉलिड स्टेट। मतलब कि सेमी सॉलिड स्टेट जहां पर खत्म होती है उसे हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं, उसको हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। मतलब उस वक्त जो वाटर कंटेंट होगा उसे प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। अब आज आगे हम और वाटर ऐड कर रहे हैं, और वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वाटर कंटेंट ऐड करने पर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर एक लिमिट आ जाती है, उसे हम कहते हैं लिक्विड लिमिट, उसे हम कहते हैं लिक्विड लिमिट। मतलब कि ये जो रेंज होती है ये हमारे पास प्लास्टिक स्टेट होती है, प्लास्टिक स्टेट। उसके बाद अगर हमने थोड़ा भी वाटर ऐड किया तो वो लिक्विड की तरह फ्लो होना, सॉइल जो है हमारे पास लिक्विड की तरह फ्लो करना स्टार्ट करेगी, तो उसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। और यहां पर जो होती है हमारे पास लिक्विड लिमिट होती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो एटरबर्ग लिमिट्स होती है ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, एटरबर्ग लिमिट्स। तो यहां पर मैं जल्दी जल्दी आपको डेफिनेशन बता देता हूं। तो लिक्विड लिमिट होता है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट बट हैज स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट द फ्लोइंग विच इज मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड अवेलेबल मीन्स। मतलब क्या होता है कि लिक्विड लिमिट वो लिमिट होती है जहां पर हमारे पास सॉइल जो है लिक्विड स्टेट पे ही होती है। मतलब कि यहां पर आप देख सकते हैं सॉइल यहां पर लिक्विड स्टेट पर ही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत शेयर स्ट्रेंथ उसमें आ जाएगी, मतलब कि उसमें थोड़ी बहुत शेयर स्ट्रेंथ होगी। तो ये होती है डेफिनेशन लिक्विड लिमिट की। अब आ जाते हैं प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट होता है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल विल जस्ट बिगन टू क्रम्बल when rolled into a thread of 3 mm
इन डायमीटर। प्लास्टिक लिमिट का मतलब होता है अगर हम एक थ्रेड बनाएंगे, सॉइल को एक थ्रेड बनाएंगे 3 mm की, उसे हम मोड़ेंगे थोड़ा तो वो क्रम्बल होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसमें क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो वही होता है प्लास्टिक लिमिट। अब आ जाते हैं श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। Shrinkage limit is defined as the maximum water content at which reduction in the water content will not cause decrease in the volume of soil mass। ये यहां पर है फॉर एग्जांपल, हम यहां से अब इसने डेफिनेशन में कैसे लिखा है कि हम वाटर कंटेंट डिक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि हम उल्टा चल रहे हैं, वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रहे हैं। यहां तक हम वाटर कंटेंट डिक्रीज करने पर हमारे पास वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब भी हम यहां पर पहुंचेंगे, अब अगर हम वाटर कंटेंट को और बाहर निकालेंगे तो वो वॉइड इसका वाटर कंटेंट बाहर निकलेगा, लेकिन जो है सॉइल का जो वॉल्यूम है उसमें हमें चेंज नहीं दिखेगी। मतलब कि अब जो वाटर कंटेंट हम बाहर करेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम है डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो वॉइड से जो है वाटर कंटेंट बाहर निकलने की कोशिश करेगा और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज नहीं होगा। वही होती है डेफिनेशन श्रिंकेज लिमिट की। श्रिंकेज लिमिट होता है अगर हम वाटर कंटेंट डिक्रीज करेंगे तो हमारे वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आ जाएगा सॉइल के, तो उसे हम कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपने ये डेफिनेशन ये अच्छी तरह याद कर ली तो आपको जो है सिर्फ आपको फार्मूले याद करने हैं, डेफिनेशन आपको खुद खुद समझ में आ जाएंगी। अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली, मैं आपको गारंटी देता हूं 2 से 3 जो है ऑब्जेक्टिव्स आपको इस आज के टॉपिक से मिलने वाले हैं। इट इज द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ओवर विच सॉइल एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी। मतलब कि ये वो रेंज होती है जिस रेंज में हमारे पास सॉइल की प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी कहाँ से होती है, प्लास्टिक स्टेट मैंने आपको बता दिया है। मतलब कि प्लास्टिसिटी लिक्विड लिमिट से जो हमारे पास है प्लास्टिक लिमिट तक हमारे पास प्लास्टिक स्टेट होती है। मतलब कि अगर हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखेंगे वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ऑब्वियसली लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा तो प्लास्टिक लिमिट कम होगा, मतलब कि यहां से यहां तक जो है प्लास्टिक स्टेट है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये आपको याद रखना है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, मतलब इस रेंज की हम बात कर रहे हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ड्यू टू द क्ले मिनरल्स। जो प्लास्टिसिटी होती है वो क्ले मिनरल्स की वजह से होती है, ये भी आपको याद रखना है। कोर्स ग्राइंड सॉइल्स के लिए जो हमारे पास होती है उसके लिए प्लास्टिसिटी 0 होती है, क्योंकि उसकी जो है प्लास्टिक स्टेट में होते ही नहीं है वो, उनको हम थ्रेड बना ही नहीं सकते। प्लास्टिसिटी का मैंने अभी बता दिया, उसको हम 3 mm का थ्रेड बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास सॉइल जो है वो कोर्स ग्राइंड है, बजरी है हमारे पास, या फिर जो है हमारे पास सैंड है, तो उसकी हम थ्रेड ही नहीं बना पाएंगे, तो उसका जो है प्लास्टिक लिमिट जो है वो 0 होता है। अब देख सकते हैं यहां पर अगर हमारे पास प्लास्टिक लिमिट ज्यादा हो गई लिक्विड लिमिट से, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्लास्टिक लिमिट ज्यादा हो गई लिक्विड लिमिट से, तो फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम 0 लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि अगर ये हमारे पास ज्यादा हो गया, प्लास्टिक इंडेक्स हमारा ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू लिक्विड लिमिट, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। उस वक्त हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 0 लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर हमारे पास प्लास्टिसिटी ये जो प्लास्टिक लिमिट है वो ज्यादा आ गई एज कंपेयर टू लिक्विड लिमिट, तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स को 0 लेते हैं, नेगेटिव में नहीं लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं होता है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है क्या प्लास्टिक लिमिट नेगेटिव में हो सकता है, तो उसका आंसर हमारे पास नो आ जाएगा। प्लास्टिक लिमिट जो है वो 0 नहीं हो सकती। यहां पर आप देख सकते हैं नेगेटिव नहीं हो सकती है, सॉरी। तो यहां पर आप को देखना है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है उसके बेसिस पे हमारे पास सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। तो हमारे पास अगर प्लास्टिसिटी 0 है तो वो नॉन प्लास्टिक होती है, मतलब कि वो कोरस ग्रैंड सॉइल होगी, कोरस ग्रैंड सॉइल। कोरस ग्रैंड सॉइल के लिए आपको पता ही है प्लास्टिसिटी 0 होती है। अगर 1 से 5 के बीच में आ गई तो स्लाइटली प्लास्टिक, 5 से 10 के बीच में लो प्लास्टिक, 10 से 20 के बीच में मीडियम प्लास्टिक सॉइल, 20 से 40 के बीच में हाई प्लास्टिक, और अगर हमारे पास 40 से ज्यादा आ गया तो उसे हम वेरी हाई प्लास्टिक सॉइल कहते हैं। ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभार जो है
एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्लास्टिसिटी लिमिट अगर जो है, प्लास्टिक इंडेक्स अगर 10 से 20 के बीच में है तो उसे हम क्या सॉइल कहेंगे, मीडियम प्लास्टिक कहेंगे, हाई प्लास्टिक कहेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है श्रिंकेज इंडेक्स। तो श्रिंकेज इंडेक्स IS से हम डिनोट करते हैं, वो होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। मतलब कि इस चीज की बात कर रहा है, प्लास्टिक लिमिट श्रिंकेज लिमिट, मतलब कि इस रेंज की बात कर रहा है ये। तो हमारे पास श्रिंकेज इंडेक्स जो होती है IS से डिनोट करते हैं, ये होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। WP हो गया वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, WS हो गया वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। तो इसका भी फार्मूला आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, या फिर रिलेटिव कंसिस्टेंसी हम किसे कहते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मतलब कि अगर हमारे पास हमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है, वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, जिसकी आपको निकालनी है, डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है आपको पता ही है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स का होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये आ जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर कंसिस्टेंसी हमारे पास लेस देन जीरो आ गई, कंसिस्टेंसी कब हमारे पास लेस देन जीरो आ जाएगी, जब हमारे पास जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा होगा, ये जो वाटर कंटेंट है ये ज्यादा होगा लिक्विड लिमिट से। मतलब कि अगर हमारे पास वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल ज्यादा हो गया लिक्विड लिमिट से, तो हमारे पास जो कंसिस्टेंसी होगी वो लेस देन जीरो आ जाएगी। लेस देन जीरो होगी जब हमारे पास वाटर कंटेंट ग्रेटर देन होगा लिक्विड लिमिट, मतलब ये वाला ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो उसे हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी नेगेटिव में आ गई तो हमारे पास सॉइल जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। ऐसे ही हमारे पास अगर कंसिस्टेंसी 0 से 1 के बीच में आ गई तो उसे हम प्लास्टिक स्टेट कहेंगे, उसे हम प्लास्टिक स्टेट कहेंगे। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड वाटर कंटेंट जो सॉइल का होगा वो प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट के बीच में होगा। प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में जो होता है वो प्लास्टिक स्टेट होता है, तो प्लास्टिक सॉइल आ जाएगी हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गई, मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है ज़्यादा हो गई, मतलब कि लिक्विड लिमिट ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू वाटर कंटेंट, तो उस वक्त जो हमारे पास है कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 के इक्वल 1 से ग्रेटर आ जाएगा। तो उस वक्त या तो सॉलिड स्टेट में होगी सॉइल, या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में होगी। मतलब कि या तो ये वाली सॉइल होगी और या फिर ये सॉलिड स्टेट में सॉइल होगी। तो ये वैल्यूज जो आपको ये याद रखनी है कि कंसिस्टेंसी अगर लेस देन जीरो है तो सॉलिड लिक्विड स्टेट में, अगर कंसिस्टेंसी 0 और 1 के बीच में है तो प्लास्टिक स्टेट, और अगर कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन 1 है तो सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट में हमारे पास सॉइल होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास वो है लिक्विडिटी इंडेक्स। सॉरी, यहाँ पर लिक्विडिटी मैंने नहीं लिखा है, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये प्लास्टिक लिमिट है, वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट, ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का की वैल्यू आपको पता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये हो गया वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, जिसका आपको लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है कि किस स्टेट में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब अगर इसकी वैल्यूज जो है लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू जो अगर हमारे पास आ गई लेस देन जीरो, मतलब कि ये वाली वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो हमारे पास सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट आ जाएगा। और अगर लिक्विडिटी इंडेक्स जो है 0 और 1 के बीच में फॉल करती है तो हमारे पास प्लास्टिक स्टेट में सॉइल होगी। और अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो उसे हम लिक्विड स्टेट कहेंगे। तो हमारे पास सॉइल जो होगी वो लिक्विड स्टेट में होगी। तो और एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स को ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमने की थी WL माइनस W अपॉन
WL माइनस WP सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP, हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू आ गई। और हमारे पास जो है लिक्विडिटी इंडेक्स जो है वो है W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। तो हमारे पास जब हम इनको ऐड करते हैं IP प्लस IL, तो वो आ जाएगा IP आ जाएगा हमारे पास WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP, प्लस करेंगे W माइनस WP अपॉन ये वाली वैल्यू WL माइनस WP। तो हमारे पास जो है WL माइनस WP नीचे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे WL माइनस W प्लस W माइनस WP, तो ये प्लस W माइनस W कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो WL माइनस WP बचेगा ऊपर, और नीचे भी बचेगा WL माइनस WP, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है प्लासिटी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स वो 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि प्लासिटी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स होता है, इट इज डिपेंड द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। इसकी जो वैल्यू होती है प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। और जो मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए जो हमारे पास टफनेस इंडेक्स होता है वो 0 और 3 के बीच में लाई करता है। अगर टफनेस इंडेक्स 1 के नीचे होता है तो वो सॉइल ईजिली क्रश हो जाती है प्लास्टिक लिमिट पे। तो ये चीज़ें आपको टफनेस इंडेक्स के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।